देखो तनु, शादी ब्याह की एक उम्र होती है। कब तक यूं ही टाल मटोल करती रहोगी? यह घूमना फिरना मस्ती करना एक हद तक ठीक रहता है। उसके आगे जिंदगी की सच्चाइयां रास्ता देख रही होती हैं और सभी को उसी रास्ते पर जाना होता है। जयनाथ जी अपनी बेटी तनु को रोज की तरह समझाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है पापा, बस आखिरी बार कॉलेज का ग्रुप है। अगले महीने से तो कक्षाएं खत्म हो जाएंगी, फिर इम्तिहान और फिर आगे की पढ़ाई। जयनाथ जी ने बेटी की बात सुनकर अनसुना कर दी। वो रोज की तरह काफी वक्त तनु के लिए रिश्ता ढूंढने में बिताते। जिस गति से रिश्ते ढूंढकर वो लाते, उससे दुगनी गति से तनु रिश्ते ठुकरा देती। ये 2 लिफाफे हैं, इनमें 2 लड़कों के फोटो और बायोडाटा हैं, देख लेना। और हाँ, दोनों ही तुमसे मिलने इस इतवार को आ रहे हैं। मैंने बिना पूछे ही दोनों को घर बुला लिया है। पहला लड़का 11 बजे और दूसरा शाम को 4 बजे आएगा। जयनाथ जी ने 2 लिफाफे टेबल पर रखकर आगे कहा, इन दोनों में से तुम्हें एक को चुनना है। तनु ने अनमने ढंग से लिफाफे खोले और एक नजर डालकर लिफाफे वहीं पटक दिए। फिर सामने भाभी को खड़ा देखकर बोली, लगता है भाभी, इन दोनों में से एक के चक्कर में पड़ना ही पड़ेगा। आप लोगों ने बड़ा जाल बिछाया है, अब तो और टालना मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल यही सोच रही हो तनु, हमें बहुत जल्दी है तुम्हें यहाँ से भगाने की। ये दोनों रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं, अब तुम्हें फैसला करना है कि अंबर या आकाश। पापा मम्मी ने पूरी तहकीकात करके ही तुम तक ये रिश्ते पहुंचाए हैं। आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। अगर दोनों ही रिश्ते पसंद आ गए तो? तनु ने हंसते हुए कहा। भाभी भी मुस्कुराई और बोली, तो कर लेना दोनों से शादी। तनु सैर सपाटे और मौज मस्ती करने में विश्वास रखती थी। उसे लगता था कि उसके सपनों का राजकुमार किसी फिल्म के नायक से कम नहीं होना चाहिए। ऐसी छवि मन में लिए वह रात भर सोती। उसे यकीन था उसके सपनों का राजकुमार एक दिन उसे जरूर मिलेगा। रविवार को भाभी ने जबरदस्ती उठाकर उसे 11 बजे तक तैयार कर दिया। लाख कहने के बावजूद ना उसने कोई मेकअप किया, ना ही खास कपड़े पहने। तय समय पर ड्राइंग रूम में बैठकर सभी मेहमानों का इंतजार करने लगे। करीब आधे घंटे के बाद एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग दंपत्ति उतरे। तनु ने फौरन सवाल दाग दिया, आप लोग अकेले ही आए हैं? अंबर कहाँ है? इससे पहले कि कोई और कुछ जवाब देता, एक आवाज उभरी, मैं यहाँ हूँ, मोटरसाइकिल यहीं लगा दूं? तनु ने देखा तो उसे देखती ही रह गई। इतना खूबसूरत बांका नौजवान, बिल्कुल उसके तसव्वुर से मिलता जुलता। उसे लगा कहीं वह ख्वाब तो नहीं देख रही है। इतना बड़ा सुखद आश्चर्य, और वह भी इतनी जल्दी। अंबर ने मोटरसाइकिल पार्क की और फिर घर के अंदर प्रवेश कर लिया। इधर उधर की औपचारिक वार्तालाप के बाद तनु बोल पड़ी, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं और अंबर थोड़ा बाहर घूम आए। थोड़ी देर में अंबर की मोटरसाइकिल हवा से बातें कर रही थी। समंदर के किनारे फर्राटे से दौड़ती मोटरसाइकिल पर बैठकर तनु स्वयं को किसी अन्य दुनिया में महसूस कर रही थी। नारियल पानी पीना है? तनु ने जोर से कहा। पूछ रही है या कह रही है? कह रही हूँ, तुम्हें पीना हो तो पी सकते हो। अंबर ने फौरन मोटरसाइकिल घुमा दी। विपरीत दिशा से आती गाड़ियों के बीच मोटरसाइकिल को कुशलता से निकालते हुए दोनों नारियल पानी के पास पहुंच गए। अंबर ने एक ही सांस में नारियल पानी खत्म कर दिया और नारियल को एक और उछालकर जेब से पर्स निकालकर पैसे देकर बोला, मैंने अपने नारियल के पैसे दे दिए, आप अपने नारियल के पैसे दे दीजिए। तनु अवाक होकर अंबर को ताकने लगी। बुरा मत मानिएगा तनु जी, आपका और मेरा अभी कोई रिश्ता नहीं है, मैं क्यों आप पर खर्च करूं? तनु हार मानने वालों में से नहीं थी। बोली, और जो आपके माता पिता हमारे घर पर काजू किशमिश और चाय कॉफी उड़ा रहे हैं उसका क्या? बात तो सही है, हम दिल्ली वाले हैं, मुक्का माल पर हाथ साफ करना हमें खूब आता है। अंबर ने हंसते हुए कहा, चिंता न करें, मैं दोनों के पैसे चुका चुका हूँ, नारियल वाला छुट्टा करवाने गया है। यह सुनकर तनु भी हंसे बगैर नहीं रह पाई। अंबर के जूते मिट्टी से सन गए थे। उसने पॉलिश वाले बच्चे से जूते पॉलिश करवाए, तब तक नारियल पानी वाला भी आ गया था। आपने देश विदेश में कहाँ सैर की है? तनु ने पूछा। अंबर के पास जवाब हाजिर था, यह पूछिए कहाँ नहीं गया हूँ, नौकरी ही ऐसी है, पूरा एशिया और यूरोप का हिस्सा मेरे पास है, आना जाना लगा ही रहता है। क्या फर्क लगता है आपको अपने देश और प्रदेश में? इसका क्या जवाब दूं? सभी जानते हैं हम हिंदुस्तानी कानून तोड़ने में विश्वास करते हैं, नियम ना मानना हमारे लिए फख्र की बात है। वहाँ के तो जानवर भी कायदे कानून की हद से बाहर नहीं जाते। फिर क्या होगा अपने देश का? फिलहाल तो यह सोचिए हमारा क्या होगा। आसमान पर बादल छा रहे हैं और मेरे 10 गिनते ही बरसात हमें अपने आगोश में ले लेगी। घर तो जाना जरूरी है, मेरी दूसरी शिफ्ट भी है। तनु मन ही मन बुदबुदाई और फिर ऊंची आवाज में बोली, चलते हैं, और अगर भीग भी गए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बरसात में भीगना पसंद है। मुझे भी, अंबर ने मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए कहा, मगर यूं भीगने से पहले थोड़ा इंतजार करना अच्छा नहीं रहेगा। चलिए रेस्टोरेंट में एक एक कप कॉफी हो जाए, यह मेरा रोज का सिलसिला है। तनु ने मुस्कुराकर हामी भर दी। अगले चंद ही मिनटों में दोनों रेस्टोरेंट में थे। अंबर ने ऊंची आवाज में वेटर को आवाज दी और जल्दी से 2 कप कॉफी लाने का ऑर्डर दिया। कॉफी खत्म करके अंबर ने एक बड़ा नोट बतौर टिप वेटर को दिया और दोनों बाहर आ गए। बारिश रुकने के बजाय और तेज हो चुकी थी। पूरे रास्ते तेज बरसात में भीगते हुए तनु को बहुत आनंद आ रहा था।
घर पहुंचते पहुंचते दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। अंबर के माता पिता मानो उनका इंतजार ही कर रहे थे। उनके आते ही औपचारिक बातचीत करके सभी वहां से चल पड़े। कैसा लगा लड़का? भाभी ने उतावलेपन से पूछा तो तनु ने भी स्पष्ट कर दिया, भाभी दूसरे लड़के को मना ही कर दो, कह दो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अंबर पसंद है। तनु, अब अगर वे आ ही रहे तो आने दो, कुछ समय गुजार कर उन्हें रुखसत कर देना, कम से कम हमारी बात रह जाएगी। लेकिन भाभी जब मुझे अंबर पसंद है तो स्वयंवर की क्या जरूरत है? ठीक 4 बजे एक लंबी चौड़ी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से एक उम्रदराज जोड़ा और एक नवयुवक उतरा। पूरे परिवार ने बड़े मान सम्मान से उनका स्वागत किया। तनु ने एक नजर लड़के पर डाली और उसके मुंह से अनायास ही निकल गया, आप सूट बूट में तो ऐसे आए हैं मानो किसी इंटरव्यू में आए हो। जयनाथ जी ने इशारे से तनु को हद में रहने को कहा। जवाब में युवक हंसा और बिना झिझके हुए कहा, आप सही कह रही हैं, एक तरह से मैं एक इंटरव्यू से दूसरे इंटरव्यू में आया हूँ। दरअसल हम यहाँ के कामा होटल को खरीदने का मन बना रहे हैं। अभी उनके निदेशकों से मेरी मीटिंग थी जो किसी इंटरव्यू से कम नहीं थी और यह भी किसी इंटरव्यू से कम नहीं है। तनु इधर उधर की औपचारिक बातें करने के बाद मुद्दे पर आ गई। बोली, आप लोग अगर इजाजत दें तो मैं और आकाश थोड़ा समय घर से बाहर। हाँ हाँ जरूर, सबने एक साथ कहा। आकाश ने ड्राइवर से चाबी ली और तनु के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठने का आग्रह किया। तनु की फरमाइश पर गाड़ी ने एक बार फिर गेटवे ऑफ इंडिया का रुख कर लिया। यहाँ से एक शॉर्टकट है, आप चाहे तो मुड़ सकते हैं, 10-15 मिनट बच जाएंगे। तनु जी, आप भूल रही हैं कि इधर नो एंट्री है, आकाश ने कहा। फिर मानो उसे कुछ याद आया, अगर आप बुरा न मानो तो मैं रास्ते में सिर्फ 10 मिनट के लिए होटल कामा में रुक जाऊं, वहां के निर्देशकों का मैसेज आया है, वे मुझसे मिलना चाहते हैं। तनु ने अनमने मन से हाँ भर दी। आकाश ने तनु को कॉफी शॉप में बैठकर वेटर को आवाज देकर कॉफी और चिप्स का ऑर्डर दिया और पुनः माफी मांगकर बोर्डरूम की तरफ चला गया। 10 मिनट के बाद जब आकाश आया, उसके चेहरे पर खुशी और विजय के भाव थे। मेरा पहला इंटरव्यू कामयाब हुआ, यहाँ की डील फाइनल हो गई। तनु जी, आप हमारे लिए शुभ साबित हुई। आकाश ने वेटर को बिल लाने को कहा तो मैनेजर ने बिल लाने से इनकार कर दिया। यह हमारी तरफ से नहीं मैनेजर साहब, अभी हम इस होटल के मालिक नहीं बने हैं और बन भी जाएं तो भी मैं यही नहीं चाहूंगा कि हम या किसी और को मुफ्त में कुछ दिया जाए। मेरा मानना है कि मुफ्त में सिर्फ खैरात बांटी जाती है और खैरात इंसान की अगली नस्ल तक बर्बाद करने के लिए काफी होती है। होटल के बाहर निकलकर आकाश ने तनु की ओर नजर डाली और कहा, बहुत दिनों से लोकल में सफर करने की इच्छा थी, आज छुट्टी का दिन है, भीड़ भाड़ भी कम होगी, क्यों ना हम यहाँ से लोकल ट्रेन के लिए चलें, फिर वहां से टैक्सी। तनु ने अविश्वास से आकाश की ओर देखा और फिर दोनों स्टेशन की तरफ चल पड़े। आप तो अक्सर विदेश जाते रहे होंगे, क्या फर्क लगता है देश और विदेशों में? सच कहूं तो लंदन स्कूल और इकोनॉमिक्स से डिग्री लेने के बाद मैं विदेश बहुत कम गया हूं। आजकल के जमाने में इंटरनेट पर सब कुछ मिल जाता है। स्विट्जरलैंड से कहीं अच्छा कश्मीर है, सिक्किम है, अरुणाचल है, बस जरूरत है सफाई की, सुविधाओं की और ईमानदारी की, जो हमारे यहाँ नहीं है। अरे आप तो नेताओं जैसी बातें करने लगे आकाश जी। तनु को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। गेटवे के किनारे तनु ने फिर नारियल पानी पीने की इच्छा जाहिर कर दी। दोनों ने नारियल पानी पिया। सही कहा गया है, इंसान के हालात का और मुंबई की बरसात का कोई भरोसा नहीं। एक बार फिर बादलों ने पूरे माहौल को अपने आगोश में ले लिया। चारों ओर रात जैसा अंधेरा छा गया। अगले ही पल मोटी मोटी बूंदों ने दोनों को भिगोना शुरू कर दिया। दोनों भागकर पास की एक छप्पर नुमा दुकान में घुसकर गरम गरम भुट्टे खाने लगे। आकाश ने जेब से पैसे निकाले और भुट्टे वाली बुजुर्ग महिला के हाथ में थमा दिए। उसकी नजर उमड़ते बादलों पर ही थी। प्रश्नवाचक दृष्टि से उसने तनु की ओर देखा और दोनों बाहर निकल गए। टैक्सी लेने की तमाम कोशिशें नाकामयाब होने के बाद दोनों स्टेशन की ओर पैदल ही निकल पड़े। आकाश ने रास्ते में ड्राइवर को फोन करके कामा होटल से गाड़ी लेकर स्टेशन आने को कहा। घर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। आकाश और उसके परिवार वालों ने इजाजत मांगी। उनके जाते ही जयनाथ जी कुछ कहने के लिए मानो तैयार ही थे। कितने पैसे वाले लोग हैं, मगर कोई मिजाज नहीं, कोई घमंड नहीं। हम जैसे मध्यम वर्ग वाले की लड़की लेना चाहते हैं, कोई दहेज की मांग नहीं। तो मुझे क्या करना चाहिए? अंबर की बजाय आकाश को पसंद कर लेना चाहिए, क्योंकि आकाश करोड़पति है, उसके माता पिता घमंडी नहीं है, वे धरातल से जुड़े हैं, और सबसे बड़ी बात कि उन्हें हमारा परिवार और हमारी सादगी पसंद है। अपनी पसंद मैं सुबह ही बता चुकी हूँ। आकाश से मिलने के बाद भी उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। जयनाथ जी बोले, ठीक है, इस बारे में हम बाकी बात कल करेंगे। रात के करीब 2 बजे तनु ने भाभी को फोन मिलाया। भाभी, मुझे आपसे मिलना है। भैया तो बाहर गए हैं, जाहिर है आप जग रही होंगी। मुझे अंबर के बारे में कुछ बात करनी है, मैं आ जाऊं? तनु, मैं गहरी नींद में हूँ, हम सुबह मिलें? मैं तो आपके दरवाजे पर ही हूँ, गेट खोलेंगी या खिड़की से आना पड़ेगा? अगले ही पल तनु अंदर थी। बातों का सिलसिला शुरू करते ही भाभी ने तनु से पूछा, तुम मुझे अपना फैसला सुना चुकी हो, अब इतनी रात मेरी नींद क्यों खराब कर रही हो? भाभी, अंबर को फोन करके कहना है कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती। क्या? भाभी को लगा वह अभी भी नींद में है। पलक झपकते ही तनु ने अंबर को फोन लगा दिया। हेलो अंबर, मैं तनु बोल रही हूँ। मैं इधर उधर की बात करने के बजाय सीधा मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ। ठीक है, जल्दी बता दो मैं इधर हूँ या उधर? इधर उधर की छोड़ो और सुनो।
सॉरी यार, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ठीक है, मगर इतनी रात को क्यों बता रही हो? सुबह तक मेरा दिमाग बदल गया तो? तुम चीज ही ऐसी हो कि तुम्हें मना करना मुश्किल है। अंबर बोला, अच्छा ठीक है, ऑल द बेस्ट, अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। किसी उधर वाले से शादी तय हो जाए तो जगह तारीख वगैरह बता देना, मैं आ जाऊंगा, मुफ्त का खाना खाकर चला जाऊंगा। मुफ्ती साहब, गिफ्ट लाना पड़ेगा, शादी में खाली लिफाफे देने वाला रिवाज दिल्ली में होगा, मुंबई में नहीं। ठीक है, 2-4 फूल ले आऊंगा, अब मुझे सोने दो, सुबह मेरी फ्लाइट है। भाभी बिल्कुल सकते में थी। ये क्या तनु, तुम तो अंबर पर फिदा हो गई थी। क्या आकाश का पैसा तुम्हें आकर्षित कर गया? क्या उसकी बड़ी गाड़ी अंबर की मोटरसाइकिल से आगे निकल गई? भाभी, अंबर पर फिदा होना स्वाभाविक है। ऐसे लड़के के साथ घूमना फिरना, मजे करना अच्छा लगेगा, मगर शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें एक गंभीर संजीदा इंसान चाहिए, न कि कॉलेज से निकला हुआ हीरोनुमा लड़का। हम घर से बाहर निकले तो आकाश ने पूरे शिद्दत से ट्रैफिक के सारे नियमों का पालन किया। मेरे लाख कहने के बावजूद उसने गाड़ी को नो एंट्री में नहीं घुमाई। अपने देश के बारे में उसके विचार सकारात्मक थे। उस देश से कोई शिकायत न थी। रेस्टोरेंट में वेटर से इज्जत से बात की, न कि उसे वेटर कहकर आवाज दी। मुफ्त का खाना खाने के बजाय उसने उस पैसे देने में उसकी खुददारी समझी। बड़ी गाड़ी छोड़कर लोकल ट्रेन में जाने में उसे कोई परहेज नहीं था। नारियल पानी पीकर उसने नारियल को एक और उछाला नहीं, बल्कि डस्टबिन में डाला। भुट्टे वाली माई को जब उसने मुट्ठी भर पैसे दिए तो उसका सारा ध्यान इस पर था कि कहीं मैं देख न लूं। इतने पैसे उस भुट्टे वाली ने एक साथ कभी नहीं देखे होंगे। इतने संवेदनशील व्यक्तित्व के मालिक के सामने मैं एक प्यारे से हीरो को चुनकर जीवन साथी बनाऊं, इतनी बेवकूफ मैं लगती जरूर हूं, मगर हूं नहीं। भाभी सिर पर हाथ रखकर बैठ गई। क्या सर दर्द हो रहा है? नहीं, बस चक्कर आ रहे हैं। रुको, अभी सिर दर्द दूर हो जाएगा, तनु ने कहा। भाभी बोल पड़ी, अब क्या बाकी है? तनु ने फोन उठाया और एक नंबर मिलाया। हेलो आकाश, मैंने फैसला कर लिया है, मुझे आप पसंद है। मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मैं आपको पसंद हूँ। तुमने फैसला लेकर मुझे बताने का जो समय चुना, वाकई वह काबिले तारीफ है। दूसरी ओर से आवाज आई। मगर भाभी इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। देखो, मुझे धक्के मारकर कमरे से बाहर निकालने पर उतारू है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक और नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।